Hello everyone, I am Shalini Singh and welcome to this channel. आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की होम साइंस का 4th चैप्टर जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखो, सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन बताया गया है कि कोई भी एक्टिविटी जो हम परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत होती ही होती है। विदाउट रिसोर्सेज इट बिकम डिफ़िकल्ट टू अचीव आवर गोल्स। अगर हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है तो हमारे लिए ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स बताए गए हैं रिसोर्सेज के। तो देखो, टाइम, एनर्जी, मनी, नॉलेज, इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, हमारी स्किल्स, एप्टीट्यूड, जो भी मटेरियल गुड्स हैं जैसे बुक, पेन, फर्नीचर एक्सेट्रा, वाटर, एयर, बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट, मतलब जो भी चीज़ें हैं जो हमारे काम आ रही हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, वो सब हमारे लिए क्या है, रिसोर्सेज हैं। अब यहाँ पे डेफिनेशन बताई गई है रिसोर्स की। A resource is anything that helps us perform an activity and achieve our goal। तो वो कोई भी चीज़ रिसोर्स हो सकती है जो हमारे लिए ज़रूरी है, हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं उसमें हमारी हेल्प कर रही है, या हमारे गोल को अचीव करने में अगर कोई चीज़ हमारी हेल्प कर रही है तो वो रिसोर्स है। अ थिंग बिकम अ रिसोर्स ओनली व्हेन इट इज़ यूजफुल टू समवन। कोई भी चीज़ तभी रिसोर्स कही जाएगी जब वो किसी के काम आए। अगर कोई चीज़ किसी के काम नहीं आ रही है तो वो रिसोर्स नहीं है। एन अनयूज्ड ऑब्जेक्ट मे नॉट बी अ रिसोर्स फॉर समवन बट मे बी वैल्यूएबल टू अनदर। तो ऐसी कोई चीज़ हो सकती है आपके घर में बेकार पड़ी हुई जो आप यूज़ नहीं कर रहे हो, आपके लिए वो रिसोर्स नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी और के लिए वो यूज़फुल हो। जैसे मान लो आपके घर में पुरानी साइकिल पड़ी है, आप उसको यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन हो सकता है अगर आप वो किसी ज़रूरतमंद को दे दो तो वो उसके लिए वैल्यूएबल हो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए हो सकता है वैल्यूएबल ना हो, हमारे लिए रिसोर्स ना हो, लेकिन दूसरे के लिए वो रिसोर्स हो सकती हैं। अब क्लासिफिकेशन है रिसोर्सेज की कि रिसोर्सेज को कितनी कैटेगरी में बांटा गया है। तो देखो, सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो किसके बेसिस पे है, ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज के बेसिस पे। तो कौन से ह्यूमन रिसोर्सेज है, कौन से नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज है, वो यहाँ पे हम देखेंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं? दीज आर क्वालिटीज़ एंड एबिलिटीज़ पोजेस्ड बाय पीपल। तो जो भी लोगों के अंदर क्वालिटी है, एबिलिटी है उनकी, वो हम ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर रखेंगे। जैसे आपकी नॉलेज, आपका मोटिवेशन, आपकी स्किल, ये सब क्या है, ह्यूमन रिसोर्स हैं। ठीक है। दे कैन बी इम्प्रूव थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंसेस। तो देखो, हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेस है ना, इसको हम एजुकेशन के थ्रू इम्प्रूव कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे के भी हम ह्यूमन रिसोर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, एक्सपीरियंस के साथ भी हमारी नॉलेज इम्प्रूव होती है। तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज को इन तीनों माध्यम से इम्प्रूव किया जा सकता है। अब यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। तो नॉलेज ज़रूरी है किसी भी टास्क को सक्सेसफुली करने के लिए। इंक्रीजेस थ्रू आउट लाइफ थ्रू लर्निंग। नॉलेज लर्निंग के थ्रू बढ़ती रहती है। हेल्प इन मेकिंग करेक्ट डिसीजन, हमको सही डिसीजन लेने में हेल्प करती है नॉलेज। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बताया गया है कि अ टीचर रिक्वायर सब्जेक्ट नॉलेज टू टीच इफेक्टिवली। अगर कोई टीचर अच्छे से पढ़ाना चाहता है तो उसको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। तो नॉलेज रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है। उसके बाद है मोटिवेशन या इंटरेस्ट। तो देखो, मोटिवेशन क्या करता है, ये इनकरेज करता है एक पर्सन को अच्छे से काम करने के लिए। विदाउट इंटरेस्ट इवन अबंडेंट रिसोर्सेज कैन नॉट बी प्रोड्यूस गुड रिजल्ट। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आपके पास चाहे कितने भी रिसोर्सेज क्यों ना रहें, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे मोटिवेशन और इंटरेस्ट के एग्जाम्पल हैं रीडिंग, पेंटिंग, म्यूजिक, स्पोर्ट। ये सब आपका क्या है, इंटरेस्ट है। अगर आपको इनमें इंटरेस्ट नहीं है तो आपके पास कितने भी रिसोर्स क्यों ना पड़े हो घर में, आप नहीं करोगे। आपके पास हज़ारों बुक पड़ी हो लेकिन आपको रीडिंग में इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप रीड नहीं कर पाओगे। इसके बाद है स्किल, स्ट्रेंथ एंड एप्टीट्यूड। स्किल इम्प्रूव एफिशिएंसी। अगर आपके पास स्किल है तो आप किसी काम को अच्छे से कर पाओगे। एप्टीट्यूड एक नेचुरल एबिलिटी है। स्किल कैन बी डेवलप थ्रू प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग। तो देखो, जो स्किल है ना, इसको हम प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के थ्रू डेवलप करा सकते हैं किसी व्यक्ति में, या इसको इम्प्रूव भी किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बताया गया है कि डिफरेंट पीपल प्रिपेयर्ड फूड डिफरेंटली बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन स्किल्स। खाना हम सब बनाते हैं लेकिन सबका बनाने का तरीका अलग होता है, सबके खाने का टेस्ट भी क्या होता है, अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि सबकी स्किल खाना बनाने के लिए अलग अलग होती हैं। इसके बाद फोर्थ ह्यूमन रिसोर्स है टाइम। सबको बराबर टाइम मिलता है,
24 आवर्स डेली सबको मिलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स है। वंस लॉस्ट इट कैन नॉट बी रिकवर्ड। तो आपको पता ही है कि कोई भी रिसोर्स दोबारा रिकवर किया जा सकता है, लेकिन टाइम एक बार चला गया तो दोबारा नहीं आएगा। टाइम शुड बी बैलेंस्ड एमंग। तो टाइम को कैसे बैलेंस कर सकते हैं? तो देखो, टाइम को 3 तरीके में आप खर्च करते हो। पहला तो काम के लिए आप टाइम खर्च करते हो, दूसरा रेस्ट के लिए, तीसरा लेजर एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये इन सब में आप तीनों में आप टाइम को क्या करते हो? बैलेंस करते हो। अब देखो, अगर हम टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करते हैं तो ये क्या इम्प्रूव करेगा? हमारी फिजिकल हेल्थ को, मेंटल अलर्टनेस को, इमोशनल वेलबींग को, इन तीनों को ये क्या करेगा? इम्प्रूव करेगा। इसके बाद फिफ्थ जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है वो है एनर्जी। एनर्जी इज़ नेसेसरी टू परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज़। किसी भी एक्टिविटीज़ को करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए। एनर्जी डिपेंड्स ऑन, एनर्जी किन बातों पे डिपेंड करती है? हमारी एज, हमारी हेल्थ, हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी पर्सनैलिटी और हमारी मेंटल कंडीशन पर। प्रॉपर प्लानिंग हेल्प कंजर्व एनर्जी एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। तो अगर हम प्रॉपर प्लानिंग से चलें तो हम क्या कर सकते हैं? एनर्जी को बचा सकते हैं और अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आता है नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। ये क्या होते हैं? ये मटेरियल रिसोर्सेज होते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो है मनी। मनी भी क्या है? लिमिटेड है। हर व्यक्ति के पास क्या है? लिमिटेड मनी ही होता है। और मनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अनइक्वल होता है। किसी के पास ज़्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है। तो हमें मनी को वाइजली स्पेंड करना चाहिए। फिर अदर मटेरियल रिसोर्सेज हैं जैसे स्पेस, फर्नीचर, क्लोथ्स, फूड, स्टेशनरी, इक्विपमेंट। दीज हेल्प अस कंप्लीट डिफरेंट एक्टिविटीज़ इफेक्टिवली। तो हमें इन सब की ज़रूरत होती है डिफरेंट एक्टिविटीज़ को करने के लिए। ठीक है, इसके बाद जो सेकेंड कैटेगरी बताई गई है रिसोर्सेज की, वो किसके बेसिस पे बताई गई है? इंडिविजुअल और शेयर्ड रिसोर्सेज। इनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहले तो हमने ह्यूमन, नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज के बेसिस पे बांटा रिसोर्सेज को। अब हम इंडिविजुअल और शेयर्ड रिसोर्सेज के बेसिस पे रिसोर्सेज को बांटेंगे। तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो केवल हमारे लिए यूज़फुल हो, जो किसी इंडिविजुअल के लिए यूज़फुल हो। ठीक है, जैसे हमारी नॉलेज, हमारा स्किल, ठीक है, जिसको हम खुद के लिए खाली यूज़ कर रहे हैं, हमारा क्लोथ, हमारा पर्सनल बैग, हमारा पर्सनल टाइम, ये सब क्या है? इंडिविजुअल रिसोर्स है जो हम किसी तीसरे के लिए नहीं यूज़ करते, सिर्फ अपने लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद है शेयर्ड रिसोर्सेज। शेयर्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं? इनको बहुत सारे लोग एक साथ यूज़ कर सकते हैं, जैसे पार्क, लाइब्रेरी, रोड, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। दीज कैन बी नेचुरल और कम्युनिटी रिसोर्सेज। तो ये नेचुरल भी हो सकते हैं, मैन मेड भी हो सकते हैं ये सारे रिसोर्सेज। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है वो हमारी है नेचुरल और कम्युनिटी रिसोर्सेज की। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं? जो हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे वाटर, एयर, फॉरेस्ट, माउंटेन, सनलाइट। ठीक है, दे शुड बी यूज्ड केयरफुली बिकॉज दे आर लिमिटेड। तो हमको भी जैसे क्या हो गया? फॉरेस्ट हो गया, माउंटेन हो गया, ये सबको हमको क्या करना पड़ेगा? केयरफुली यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब क्या है? लिमिटेड है। वाटर भी क्या है? लिमिटेड ही है। ठीक है, उसके बाद है कम्युनिटी रिसोर्सेज। कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो होते हैं जो गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं पब्लिक यूज़ के लिए। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया, रोड, पार्क, स्कूल, पोस्ट ऑफिस। सिटीजन शुड यूज़ देम रिस्पॉन्सिबली एंड हेल्प मेंटेनिंग देम। तो हमको इसको रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना चाहिए और इनको मेंटेन करने में भी हेल्प करनी चाहिए। तो आपको समझ में आया रिसोर्सेज। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की क्या विशेषताएं होती हैं? तो सबसे पहला जो विशेषता है किसी रिसोर्स के अंदर वो होनी चाहिए, वो है यूटिलिटी। अगर हमारा रिसोर्स हमारे यूज़ में नहीं आ रहा है तो वो रिसोर्स नहीं कहा जाएगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब कि ये होना ही चाहिए। रिसोर्स कहलाने के लिए उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? तो सबसे पहला तो यूज़फुल होना चाहिए किसी न किसी के लिए, यूटिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, utility means usefulness. A resource is valuable only if it helps achieve a goal. अगर हमारा किसी गोल को अचीव करने के लिए रिसोर्स हेल्पफुल है तभी वो वैल्यूएबल होता है। ठीक है, जैसे काऊ डंग की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे कि काऊ डंग क्या है? ये फ्यूल की तरह भी यूज़ हो सकता है, खाद की तरह भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, और किसी के लिए ये बेकार भी हो सकता है, किसी के लिए ये गंदी चीज़ भी हो सकती है, डिपेंड करता है सबकी सिचुएशन पे। ठीक है, तो काऊ डंग किसी के लिए बहुत यूज़फुल है, किसी के लिए ये वेस्ट है। सेकेंड है एसेसिबिलिटी। अगर आप
रिसोर्स को पा नहीं पा रहे हो, अवेल नहीं कर पा रहे हो, तो वो रिसोर्स नहीं है। ठीक है। एबिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल कंडीशन। तो देखो अवेलेबिलिटी डिपेंड करती है, पर्सन टू पर्सन ये डिफ़र कर सकती है, टाइम टू टाइम भी डिफ़र कर सकती है, साथ ही साथ हमारी फाइनेंशियल कंडीशन पे भी ये डिपेंड करती है। कुछ चीज़ें हम इसलिए नहीं अवेल कर पाते क्योंकि वो ज़्यादा महंगी है। ठीक है। मनी अवेलेबल एट द बिगनिंग ऑफ अ मंथ मे बी मोर दैन एट द एंड। तो आपको पता है ना कि महीने की शुरुआत में आपके पास हो सकता है ज़्यादा पैसा हो क्योंकि सैलरी आई होती है, लेकिन मंथ एंड आते आते आपके पास पैसा कम हो सकता है। तो अवेलेबिलिटी डिफ़र करती है टाइम टू टाइम। इसके बाद थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है इंटरचेंजेबिलिटी। जो रिसोर्स है ना वो इंटरचेंजेबल होने चाहिए कि आप एक की जगह दूसरा रिसोर्स यूज़ कर पाओ। अगर आपके पास एक रिसोर्स आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप दूसरा यूज़ कर लो। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो बताया गया है कि अगर स्कूल बस किसी दिन अवेलेबल नहीं है या आपकी स्कूल बस छूट गई तो आप कार, स्कूटर या बाइसिकल से भी स्कूल जा सकते हो। तो यहाँ पे अगर एक रिसोर्स आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप उसकी जगह पे दूसरा रिसोर्स यूज़ कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है मैनेजेबिलिटी। देखो रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है, तो हमको हर रिसोर्स को मैनेज करना होगा केयरफुली। ठीक है। तो मैनेज करने का क्या नियम है कि मैक्सिमम आउटपुट मिनिमम वेस्ट। तो आपको कम से कम रिसोर्स यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट निकालना होगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बताया गया है कि यूजिंग 1 बकेट इंस्टेड ऑफ 3 बकेट्स टू वॉश क्लोथ्स सेव वाटर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजिंग रिसोर्सेस। देखो रिसोर्स को मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड हैं और वैल्यूएबल हैं। अगर हमारा मैनेजमेंट अच्छा है तो ये क्या करेगा, ये हेल्प करेगा गोल्स को अचीव करने में जल्दी, टाइम और एनर्जी को बचाने में, वेस्टेज को कम करने में, एफिशिएंसी को बढ़ाने में, सेटिस्फेक्शन को भी ये इम्प्रूव करेगा। हमको अच्छा सेटिस्फेक्शन, जल्दी सेटिस्फेक्शन मिलेगा। यूज़ अवेलेबल रिसोर्सेज वाइजली। हम क्या कर सकते हैं, अगर हम मैनेज अच्छे से करेंगे तो जितने भी हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल हैं उसको हम वाइजली सोच समझ के यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारा मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो क्या होएगा, वेस्ट होएगा, डिले होएगा, हमारे रिजल्ट डिले होएंगे, एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा, स्ट्रेस होएगा। हैंस इफेक्टिव रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ एसेंशियल। तो हम कह सकते हैं कि रिसोर्स मैनेजमेंट इफ़ेक्टिव होना ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है। अब मैनेजमेंट प्रोसेस हम पढ़ेंगे। देखो कोई सी भी मैनेजमेंट हो, कहीं की भी मैनेजमेंट हो, चाहे होम मैनेजमेंट हो, चाहे ऑफिस की मैनेजमेंट हो, चाहे टाइम मैनेजमेंट हो, चाहे रिसोर्स मैनेजमेंट हो, हर चीज़ के लिए हमको 5 स्टेप्स चाहिए, 5 स्टेप्स हमको देखने पड़ेंगे। ठीक है। तो ये मैनेजमेंट के 5 स्टेप्स हैं जो हर तरह के मैनेजमेंट में काम आएंगे। सबसे पहला है प्लानिंग। देखो किसी भी तरह का मैनेजमेंट हम कर रहे हो, चाहे टाइम हो, चाहे एनर्जी हो, चाहे रिसोर्स मैनेजमेंट हो, रिसोर्स में ही तो टाइम एनर्जी आ गया, तो चाहे टाइम का हम मैनेजमेंट कर रहे हो, चाहे एनर्जी का मैनेजमेंट कर रहे हो, हमको सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। प्लानिंग का मतलब क्या है कि डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन एंड हाउ इट विल बी डन। तो हमें क्या करना है और कैसे करना है ये पहले से ही हम सोच के रखें। इसके लिए हमको अपने आप से कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। सबसे पहले कि मेरी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ अभी, और फिर मेरा गोल क्या है जहाँ मैं पहुँचना चाहती हूँ। अब मेरी प्रेजेंट सिचुएशन और जो गोल है उसमें कितना गैप है। ठीक है। फिर मैं फोर्थ क्वेश्चन ये पूछूंगी कि मैं इस गैप को फिल कैसे करूँगी। तो ये 4 क्वेश्चन हमको अपने आप से पूछने हैं प्लानिंग करने से पहले। किसी भी चीज़ की अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे मान लो आपको पढ़ाई करनी है, आपको एग्ज़ाम पास करना है क्लास 11th का, तो आप पहले गोल टाइम टेबल बनाने से पहले या गोल जो आपने बनाया है उसके पहले आप ये देखोगे आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपको कितने चैप्टर्स आते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स में कितने चैप्टर आपको आते हैं। ठीक है। आप ये पहले अपनी प्रेजेंट सिचुएशन देखोगे। उसके बाद आप ये कहोगे, आप ये देखोगे कि आपका गोल क्या है, आपको कितने % मार्क्स चाहिए। ठीक है। आपको कितने चैप्टर कंप्लीट करने हैं, आपका गोल क्या है। फिर आप ये देखोगे कि आप अभी जैसे मान लो आपको टोटल 10 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है। ये आपका गोल है। प्रेजेंट सिचुएशन ये है आपकी कि आपके सिर्फ 2 चैप्टर कंप्लीट हैं। अब आप डिफरेंस देखोगे, गैप देखोगे प्रेजेंट सिचुएशन में और डिज़ायर्ड गोल में। तो गैप कितने चैप्टर का है, 8 चैप्टर का है।
फिर आप ये अब सोचोगे कि आप इन 8 चैप्टर को कैसे जल्दी पूरा करोगे, हाउ कैन यू फील द गैप, ठीक है। इसके बाद है स्टेप्स इन प्लानिंग। प्लानिंग के चरण कौन कौन से हैं। देखो आपको पता है कि आपको प्लानिंग करनी है सबसे पहले, तो सबसे पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे, आप गैप को समझोगे कि क्या गैप है, क्या आपकी प्रॉब्लम है। उसके बाद आप डिफरेंट अल्टरनेटिव्स के बारे में सोचोगे कि क्या क्या विकल्प हैं आपके पास, क्योंकि एक समस्या को सॉल्व करने के कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं, तो आप डिफरेंट ऑप्शंस के बारे में सोचोगे। उसके बाद सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव। आपको जो सल्यूशन, जो ऑप्शन सबसे बेस्ट लगेगा आप उसको सेलेक्ट कर लोगे, जो तरीका आपको सबसे अच्छा लगेगा उस काम को करने के लिए आप उसको सेलेक्ट कर लोगे। पुट द प्लान इनटू एक्शन। अब आपने प्लान बना लिया, आप उस पर वर्क करोगे। एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेस। उसके बाद जो भी रिजल्ट आए आप उसको एक्सेप्ट करोगे, चाहे वो रिजल्ट पॉजिटिव हो चाहे वो रिजल्ट नेगेटिव हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बताया गया है कि प्रिपेयरिंग अ टाइम टेबल बिफोर एग्जामिनेशन। हम क्या करते हैं, एग्जाम से पहले टाइम टेबल बनाते हैं ना, तो टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, पहले प्रॉब्लम को समझते हैं कि क्या क्या चैप्टर हमने कब पढ़ लिए, क्या क्या चैप्टर हमारे बाकी हैं। जो बाकी हैं वो हमारी प्रॉब्लम है, उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम अल्टरनेटिव सोचेंगे। उन अल्टरनेटिव्स में से सबसे जो बेस्ट अल्टरनेटिव होगा उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, फिर उस पर काम करना शुरू करेंगे। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा हम उसको क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे, ठीक है। अब हमारी जो प्लानिंग हो गई, अगर ठीक है प्लानिंग हो गई, प्लानिंग के बाद सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। अब हमारे पास प्लान बना लिया, हमारे पास अच्छे से प्लान है, हमारा टाइम टेबल, ठीक है। टाइम टेबल क्या है, हमारा प्लान है। ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है, इट मीन्स कलेक्टिंग द एंड अरेंजिंग ऑल द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज बिफोर बिगनिंग द वर्क। काम करने से पहले हम सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हैं ना, जैसे टाइम टेबल आपका प्लान था, आपने प्लान बना लिया, अब काम करने के लिए, पढ़ने के लिए आप सारे अपनी बुक, कॉपी, स्टेशनरी का सामान इकट्ठा करोगे, तो उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। कि जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको बुक्स चाहिए, नोट्स चाहिए, पेन्स चाहिए, आपको एक इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ पे आप बैठ के पढ़ सको, क्वाइट इन्वायरमेंट, तो ये सब को जो आप अरेंज करोगे ये है ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। आपने प्लान कर लिया, आपने अब उस हिसाब से चीज़ें इकट्ठा कर ली कि क्या क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब है इम्प्लीमेंटिंग। अब आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है, आपको अपने प्लान पे वर्क करना शुरू करना है, क्योंकि आपका प्लान बन चुका है, आपको उससे रिलेटेड चीज़ें भी मिल चुकी हैं। इम्प्लीमेंटेशन मीन्स कैरिंग आउट द प्लान्ड वर्क। तो जो आपने प्लान किया था आप उसको करने की बारी है, ठीक है। तो फॉलोइंग द स्टडी टाइम टेबल एवरी डे। तो जो आपने टाइम टेबल बनाया था अब आप उसको एवरी डे फॉलो करोगे। फिर है कंट्रोलिंग। भाई कोई भी चीज़ अगर आप करोगे, कोई भी काम आपको करोगे, अगर उसमें कोई कंट्रोल नहीं है तो वो काम अच्छे से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंट है। कंट्रोलिंग का क्या मतलब होता है, चेकिंग वेदर वर्क इज़ प्रोग्रेसिंग अकॉर्डिंग टू द प्लान। आपको बीच बीच में ये देखना है कि आपका जो काम है, आपकी जो स्टडी है, वो टाइम टेबल के हिसाब से हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। अगर कोई गलती आपको दिखती है तो आप उसको करेक्ट करोगे, ठीक है। जैसे इफ़ टेलीविजन डिस्ट्रैक्ट स्टडी टाइम, रिड्यूस और अवॉइड वॉचिंग टीवी ड्यूरिंग स्टडी आवर। अगर आपका टीवी देखना आपके स्टडी टाइम को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, भाई सही बात है, स्टडी टाइम में अगर आप टीवी देखोगे तो आपका जो आपने प्लान किया है वो तो प्लानिंग ख़राब हो जाएगी ना। तो आपको क्या करना है, आपको टीवी देखना कम करना पड़ेगा या अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंट्रोल करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कर सकते आप कि आपका जो प्लान है, आपका स्टडी जो टाइम है उसमें आप बैठ के टीवी देखने लगो, ठीक है, या स्टडी टाइम में खेलने चले जाओ, आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर फिफ्थ स्टेप है, फाइनल स्टेप है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का क्या मतलब होता है, कंपेयरिंग एक्चुअल रिजल्ट विथ एक्सपेक्टेड गोल। जो आपने एक्सपेक्ट किया था गोल, आपने जो रिज़ल्ट एक्सपेक्ट किया था, आपको वो रिज़ल्ट मिला या नहीं मिला, आप कंपेयर करोगे कि आपको क्या रिज़ल्ट मिला और आपने क्या सोचा था। इससे क्या होगा, इट हेल्प्स आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, इंप्रूवमेंट फॉर फ्यूचर। भाई इवैल्यूएशन से ही आपको आपकी स्ट्रेंथ पता चलेगी, आपको आपकी वीकनेस भी पता चलेगी, आपको ये भी पता चलेगा कि फ्यूचर में आपको क्या क्या चीज़ों में सुधार करना है, ठीक है। एग्जाम्पल के यहाँ पे बताया गया है कि एग्जाम के बाद जो आपका रिजल्ट आता है वही आपका इवैल्यूएशन होता है, जिसमें आप अपनी मिस्टेक्स को समझते हो और फिर नेक्स्ट एग्जाम के लिए आप उसी हिसाब से प्रिपेयर करते हो कि फ्यूचर में कोई गलती ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लो चार्ट के थ्रू आपको 5 स्टेप के बारे में बताया गया है कि पहले प्लानिंग होती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग, इम्प्लीमेंटिंग, कंट्रोलिंग एंड इवैल्यूएशन। अब इस चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट
पॉइंट हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे बताए गए हैं। सबसे पहला रिसोर्स क्या है? अ रिसोर्स इज एनीथिंग यूजफुल इन अचीविंग गोल्स। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अभी हम पूरे चैप्टर को एक बार रिवाइज कर रहे हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड मस्ट बी मैनेज्ड प्रॉपरली। रिसोर्सेज लिमिटेड हैं इसीलिए हमको उसको प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा। ह्यूमन रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? नॉलेज, मोटिवेशन, स्किल, टाइम एंड एनर्जी। नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज कौन है? मनी और मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो हैं वो हमारी नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। फिर रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन बताया गया है, ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, इंडिविजुअल एंड शेयर्ड रिसोर्सेज, नेचुरल एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज। उसके बाद 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रिसोर्सेज की, यूटिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, इंटरचेंजेबिलिटी एंड मैनेजेबिलिटी। फिर 5 स्टेजेस हैं मैनेजमेंट की, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इम्प्लीमेंटिंग, कंट्रोलिंग एंड इवेल्युएशन। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारी चीज़ें, सारा जो हमने पढ़ा वो सब अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।